Hello dear students, welcome you on my YouTube channel Gurukulam Coaching Institute. Dear students, today we are gonna to discuss about the Indian economy. और ये जो लेक्चर रहेगा ये स्पेशली अगर आप HAS या अलाइड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाला लेक्चर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम ज़्यादातर जो सिलेबस कवर करेंगे वो रिवीजन टाइप में हम कवर करने वाले हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे PQY, ठीक है, यानी कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सारा का सारा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में हम देखते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की अर्थव्यवस्था रही है, पास्ट में इसका क्या रेलेवेंस रहा है और प्रेजेंट में हम इसको किस तरह से समझते हैं। अगर मैं भारत की अर्थव्यवस्था की बात करूँ या इंडियन किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास दो ही चीज़ें समझ में आती है। पहली चीज़ हमें 1947 देखने को मिलता है और दूसरी चीज़ मुझे समझ आती है 1991, क्योंकि जब 1947 की बात करता हूँ तो उस समय हमने आज़ादी ली थी, ठीक है, क्या ली थी? आज़ादी ली थी या इंडिपेंडेंट, वी गॉट इंडिपेंडेंस, वी गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमने आज़ादी ली, हम आज़ाद हुए 1947 में। ये हम जो आज़ादी ली थी ये हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली थी, हम यहाँ पे कॉलोनियल से आज़ाद हुए थे और हम अपनी वैश्विक जो सरकार थी उससे हमने मुक्ति पाई थी। और यहाँ पे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा दीनहीन स्थिति में थी और उस समय सबसे जो महत्वपूर्ण की फैक्टर थे इस आज़ादी के, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में हमें देखने को मिले थे, तो वो सबसे पहला पॉइंट था उसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या थी? गरीबी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे अनपढ़ता, जिसको हम इलिट्रेसी बोल सकते हैं, ठीक है, इलिट्रेसी, ठीक है। और तीसरा माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कुपोषण, एक तरह का माल न्यूट्रिशन है ना। तो इस तरह के जो पॉइंट है वो उस समय हमें देखने को मिले थे, कब? जब हम आज़ाद हो रहे थे, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ 1947 की, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बिग चंक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ी जो बात थी वो क्या थी? अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है यहाँ पे। साथ ही साथ जो हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कैसी थी? वो थी हमारी पॉपुलेशन अनस्किल्ड, क्योंकि उतने ज़्यादा जब पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट की मैंने अगर बात कर दी है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दी है, तो अनस्किल्ड रहना स्वाभाविक सा पॉइंट बन जाता है। नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर, अदर फैक्टर हम देखते हैं, नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये कुछ एक की फैक्टर हमें यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिले, कब? 1947 में। ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर समस्या थी 1947 में, और 1991 में भी कुछ इसी तरह के हम दोबारा से क्राइसिस में आए थे। ये थे आर्थिक, क्या थे हमारे पास? आर्थिक जो समस्याएं थी, उस समस्या से कैसे उभरना था, आर्थिक समस्या कौन कौन सी आई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमें यहाँ पे फेस करनी पड़ी, दैट वाज द, आप बोल सकते हैं इसको एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। क्या था ये? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी थी। और दूसरा यहाँ पे जो लाइसेंस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन चुका था
ताकि इसको हम डी लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ के माध्यम से ख़त्म कर सके। तो ये 1991 में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ पे हमें 1991 में जो एक न्यू रिफॉर्म्स देखने को मिली, दैट वाज इन द नेम ऑफ एलपीजी, जिसको हम क्या कहते हैं, लिबरलाइज कहते हैं, प्राइवेटाइज कहते हैं और ग्लोबलाइज कहते हैं। ठीक है, क्या क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है उदारीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम इन तीन वर्ड्स के ऊपर बात करते हैं, उदारीकरण। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे उदारीकरण यानी एल। ठीक है, लिबरलाइजेशन। फिर अगर प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो इसका क्या आता है, प्राइवेट का मतलब होता है निजीकरण। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, निजीकरण। ठीक है, निजीकरण। तो ये हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। और अगर ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझेंगे तो ये बना आपका वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का आरंभ होता है। ठीक है, ये हम तीन चीज़ों से देखते हैं। अब इसमें हम और चीज़ें क्या देखते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर हम कुछ और बदलाव भी देखते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है या इकॉनमी है, ठीक है, वो एज इट नहीं थी जैसे अभी हमारे पास देखने को मिलती है। इकॉनमी हमारे पास पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा था, एक्सचेंजेस हो रहा था, वो कैसे हो रहा था, वो हो रहा था आपका, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या बोलता है, ये बार्टर सिस्टम कहता है गुड्स आर एक्सचेंज्ड, गुड्स आर एक्सचेंज्ड, ठीक है, फॉर अदर गुड्स, फॉर अदर गुड्स। ठीक है, यानी कि एक तरह की वस्तु का दूसरी तरह की वस्तु के साथ आदान प्रदान करना ही बार्टर सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था। पर इस बार्टर सिस्टम को फिर ख़त्म क्यों किया गया, या इसके पीछे के कारण क्या रहे। तो सबसे जो इसकी कमज़ोरियाँ थी, बार्टर सिस्टम की कमज़ोरियाँ या वीकनेस बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसकी, वीकनेस इज ऑफ बार्टर सिस्टम। तो इसकी जो वीकनेसेस आती है, पहली वीकनेस इसकी थी कि ये ड्यूरेबल नहीं था। ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक हम वस्तुओं का स्टोर नहीं कर सकते, जैसे कि हम मुद्रा का स्टोर कर सकते हैं आज की डेट में, जो हमारा पैसा है, करेंसी है, डॉलर है, ये सब चीज़ें क्या है कि आप लंबे समय तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी इसकी कम थी। दूसरा इसका पॉइंट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये भी है, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं कर पाता था। इफेक्टिव स्टोर ऑफ वैल्यू वॉज नॉट अवेलेबल विद द गुड्स, क्योंकि लंबे समय में वस्तुएं क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, तो इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। और इसको कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन था, ठीक है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता था। स्टोरिंग इसकी कैपेसिटी वो और ज़्यादा महंगी हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आप इसमें सपोज़ करिए कि आपने दो वस्तुओं का लेन देन करना है। सपोज़ करिए कि किसी एक व्यक्ति के पास क्या है, यहाँ पे हॉर्स है, और दूसरे व्यक्ति के पास बेचने के लिए क्या है, गोट है। ठीक है, बकरियाँ है, गोट। ठीक है, तो अब हॉर्स है जो, ठीक है, आप सीधे सीधे साधारण से भाषा में समझिए कि अगर मैंने हॉर्स का क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट करना है, और यहाँ से मुझे गोट का क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जब मैं घोड़े को बेचूंगा या किसी को, दूसरे पर्सन को दूंगा, ठीक है, इसको मैं सेल करूंगा। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं बोलना चाह रहे तो अगर सेल भी बोलेंगे, ठीक है, इसकी सेल करनी है आपने, और इसको आपने बाय करना है,
तो भी आप क्या कर सकते हैं कि अब आपने घोड़ा तो एक देना, क्वांटिटीज़ की कैसी रहेगी एक, लेकिन यहाँ से अब घोड़े की कॉस्ट एक बकरी से तो कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप घोड़ा बेच रहे हैं तो घोड़े की कॉस्ट मिनिमम लेके चलिए कि इसकी घोड़े की कॉस्ट आपकी कितनी है, 10,000 है। तो एक बकरी की कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, लगभग लगभग 3,000। इसका मतलब है कि 10,000 के बराबर अगर आपने कॉस्ट कंपेयर करनी है तो आपको कम से कम 3 या 4 बकरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज़ करिए कि आपने 4 बकरियाँ ली, तो 4×3 = 12,000 की बकरी आ रही है आपकी। तो यहाँ पर क्या है कि किसी ना किसी को यहाँ पे वैल्यू में लॉस करना पड़ेगा। या तो आप 1,000 का लॉस करिए एक बकरी कम लेके, तो ये आपके 9,000 रुपये बनेंगे आपकी इस तरह से। और अगर आप एक बकरी एक्स्ट्रा लेते हैं तो 2,000 का नुकसान किसको हो जाएगा, बकरी वाले को हो जाएगा। तो ये एक तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू की बात आती है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट आता है कि क्वांटिटी। ठीक है, कि यहाँ तो आप पहले एक घोड़े के बराबर का आपके पास स्पेस था, सपोज करिए इतना जैसा स्पेस था, तो यहाँ पे एक घोड़ा आराम से आ जाता है। लेकिन अब यहाँ से आपने 3 बकरियाँ लाई है, तो 3 बकरियाँ हो सकता है कि यहाँ पे स्टोर में सही से एडजस्ट ना हो, तो ये भी यहाँ पे समस्या बन सकती है। स्टोरिंग की कैपेसिटी जो होती है वो भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। और साथ ही साथ यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो ये सारा का सारा चीज़ें होने के साथ साथ हमारा बार्टर सिस्टम ख़त्म हो जाता है। फिर बार्टर सिस्टम के बाद कौन सा सिस्टम आता है, बार्टर सिस्टम के बाद आपके पास आ जाता है मेटल्स। ठीक है, आपके पास कौन सा सिस्टम आ जाता है, मेटल्स का सिस्टम है, जिसमें गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड सिल्वर, या आप बोल सकते हैं ब्रोंज। ठीक है, इन सब का चलन चला। और इसमें ही अब जो आपका एक्सचेंज ऑफ गुड्स है वो गोल्ड सिल्वर या ब्रॉन्ज में होना शुरू हो गया। लेकिन ये भी हमारे को क्या है, काफ़ी कॉस्टली लगा। और साथ ही साथ ये कैरिंग, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा बल्कि थी, तो इसलिए हमने इसको और ज़्यादा हल्के करना शुरू कर दिया। इसके थेफ्ट का डर रहता था कि भाई सोना कोई चोरी कर सकता है, इतना ज़्यादा सोना आप अपने पास नहीं रख सकते। तो ऐसी कंडीशन में अब इसको कन्वर्ज कर दिया गया कि इसमें कॉइन्स में, किसको इसमें इसका जो कन्वर्जन हुआ वो कॉइन्स में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद कॉइन्स बनने शुरू हुए, कॉइन्स जैसे सिल्वर के, ब्रॉन्ज के। ठीक है, तो ऐसे ही कॉइन्स बनने शुरू हुए। लेटर ऑन जब इसके बाद कॉइन्स का भी चलन ख़त्म हुआ, तो कॉइन्स के बाद हमने पेपर मनी को, ठीक है, क्योंकि ये भी बल्कि होते थे, काफ़ी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी यूज़ करते थे, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेपर मनी आया। ठीक है, फिर हमने क्या करें, नोट्स वगैरह बनाने शुरू करे, नोट्स बन गए हैं फिर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद पेपर मनी के बाद हमारे पास जो इसका इवोल्यूशन फर्दर जाता है, पेपर मनी के बाद आता है हमारे पास कौन सा, प्लास्टिक मनी। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि प्लास्टिक मनी क्या होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी यानी कि जैसे आपके एटीएम एट्सेट्रा है, ठीक है, एटीएम कार्ड, तो ये हमारे पास क्रेडिट कार्ड, सब इसी के ही एग्जाम्पल है, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल है हमारे पास, प्लास्टिक मनी के एग्जांपल है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है इसके बाद आपके पास ई मनी। ठीक है, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चलन में है। ई मनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मनी बोल सकते हैं आप, या आई मनी, इंटरनेट बेस्ड मनी। उसमें आपके पास जैसी जी पे, गूगल पे एट्सेट्रा, या पेटीएम, ये इसके कुछ बढ़िया एग्जांपल हो सकते हैं। या इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है, कौन सी हो सकती है, इंटरनेट बैंकिंग इसका एक एग्जांपल हो सकता है। और इससे भी फर्दर बढ़ चुके हैं हम आगे। अब हमारे पास डिजिटल करेंसी है। कौन सी करेंसी है, डिजिटल करेंसी। अब सरकार इसको भी लॉन्च करने के ऊपर फोकस कर रही है। और इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है बिटकॉइंस। कौन सा एग्जांपल हो सकता है इसका, बिटकॉइंस इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस डिजिटल करेंसी। तो इस तरह से हमने इवोल्यूशन में देखा कि हमारी इकॉनमी में पैसा कैसे आया, पैसा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी, इकॉनमी की बात करते हैं, तो हम इकॉनमी के अंदर देख पाते हैं कि इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, फॉर द, किसके लिए, फॉर सेटिस्फाइंग द वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर
satisfying the wants, ठीक है, wants of human being। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ इसके बाद एक और पॉइंट आता है क्लियर करने के लिए, दैट इज़ जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी फेस थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमारी इकॉनमी है, ठीक है, वो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। सेंट्रल प्रॉब्लम हमारे जो आर्थिक गतिविधियाँ है वो 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलती है कि हाउ टू, इसमें 3 जो प्रॉब्लम है उसमें आप ये पहली प्रॉब्लम लिखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, के पहली प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी जो प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी जो मेजर प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम है किसी भी अर्थव्यवस्था की। अब कहने का तात्पर्य क्या रहेगा, जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हमने पैदा क्या करना है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि हमने कंज्यूमर बेस्ड गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, या हमने आप लेके चलिए कि जो इंडस्ट्रियल बेस्ड गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस करी जाए या कंज्यूमर बेस्ड गुड्स प्रोड्यूस करी जाए, ठीक है। दूसरा कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे इसका उत्पादन करना है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से करना है, या आप इसमें मशीन या कैपिटल, ठीक है, आप बोल सकते हैं जिसको लेबर के बाद दूसरा मशीन बेसिस पे इसका उत्पादन किया जा सकता है, यानी कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या लेबर से कर सकते हैं, श्रम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी होगी कि किस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें अडोप्ट करनी है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि हमारा टारगेट कौन है, टारगेट आप बोल सकते हैं टारगेट और कंज्यूमर, कि भाई इसका कंजम्पशन कौन करेगा, लास्ट पर्सन कौन है जिसके लिए हम ये वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करेंगे, या जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम दैट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें नेक्स्ट देखें तो हम यहाँ पे इकॉनमी में, ठीक है, ये देखते हैं कि इकॉनमी बेस्ड ऑन द 2 कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट। और वो 2 कॉन्सेप्ट कौन से है हमारे पास, वो 2 कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई। कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास डिमांड है और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास सप्लाई है, ठीक है। पहला कौन सा, डिमांड, दूसरा क्या है, सप्लाई। अब डिमांड का एक महत्वपूर्ण रूल है, थंब रूल है, कि यदि किसी वस्तु की, ठीक है, इफ़ द डिमांड फॉर एनी गुड्स, ठीक है, इंक्रीज, यदि किसी वस्तु के लिए उसकी मांग बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली, ठीक है, क्या होगा, अगर वस्तु की डिमांड है तो उसके प्राइस क्या होंगे, प्राइस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, ठीक है। जब देखिए प्राइस अगर आप देखेंगे तो डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब प्राइस किसी वस्तु के क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, जब प्राइस किसी वस्तु के कम होंगे तब जाके इसकी जो ये डिमांड है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, मांग में बढ़ोतरी हुई है, नॉट कीमत में बट मांग में, यानी कि उसकी डिमांड में वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कीमत में कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिली है, वो वस्तु हमें सस्ती मिल रही है, तभी जाके इसकी मांग बढ़ी है। यदि किसी वस्तु के प्राइस में क्या होता है, इंक्रीज आता है, यदि किसी वस्तु के प्राइस में इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड क्या होनी शुरू हो जाएगी,
घटनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी आपके सामने कुछ समय पहले हिमाचल में जो टमाटर है, ठीक है, टमाटर का क्या हुआ था, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी थी। ये लगभग लगभग 1 kg 400 रुपीज़ के आसपास मिल रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो डिमांड थी, क्या हम 1 kg एवरीडे परचेज कर रहे थे? नहीं, हम 1 किलो नहीं ले रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ½ kg ले रहे थे। ठीक है, जिनकी रेगुलर डिमांड 1 kg की थी वो ½ kg ले रहे थे, और जिनकी रेगुलर डिमांड ½ kg थी वो कितना ले रहे थे, 250 ग्राम ले रहे थे, या 100 ग्राम ले रहे थे, या 20 ग्राम, 30 ग्राम, जैसे जैसे एडजस्ट किया जाता था उतना उतना लोगों ने एडजस्ट करने की कोशिश की। तो कहने का तात्पर्य है कि प्राइस के बढ़ने से मांग कम होती है और प्राइस के घटने से मांग बढ़ती है। अब आता है सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई का कॉन्सेप्ट इसके विपरीत है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे एक चीज़ और आप ये भी लिख सकते हैं डिमांड में, कि जो मांग है और मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध है इसमें? विपरीत संबंध है, राइट। ठीक है, इसमें आप बोल सकते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, राइट। और अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में क्या रहता है हमारे पास, सप्लाई में जब किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज करेगी, ठीक है, जब किसी वस्तु में प्राइस इंक्रीज करेगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, और यदि किसी वस्तु की प्राइस में डाउनफॉल आ रहा है तो उसकी सप्लाई भी धीरे धीरे डाउनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो सप्लाई है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, जो सप्लाई है हमारी वो कैसी है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आ रही है बात समझ आपको? डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस से, कीमत से, ठीक है, कीमत से ये सीधा सीधा संबंध बनाए रखती है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम इतना ही अंडरस्टैंड करेंगे, बाकी हम कल और ज़्यादा डिटेल्स में, डेप्थ में नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।